बंधुओं नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर देश भर में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की चर्चा, वार्ता, डिबेट, सेमिनार, वेबिनार आदि किए जा रहे हैं और तरह तरह के नकारात्मक, सकारात्मक सभी बातों की चर्चा हो रही है। कोई भी बात, विषय, वस्तु, तत्व, पदार्थ, सृष्टि का ऐसा नहीं होता कि उसमें सब कुछ अच्छा हो। कोई भी बात, विषय, वस्तु, योजना, रचना, कार्यक्रम ऐसा नहीं होता कि उसमें सब कुछ बुरा हो। यह बात तो तय है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अधिकांश बातें बहुत अच्छी हैं। बहुत रेयर कुछ मात्रा में ऐसी बातें हैं जिसको आप किसी स्तर पर अपने पूर्वाग्रह के कारण या अपनी अज्ञानता के कारण, विषय बोध के अभाव के कारण या किसी वैचारिक विद्वेष के कारण, गैर प्रतिबद्धता के कारण आप कुछ बातें नकारात्मक कह सकते हैं और कुछ बातें सही अर्थों में आप नकारात्मक कह सकते हैं। सब चीज़ें ठीक ठीक हो जाएं, अच्छी हो जाएं, यह संभव नहीं होता। आज चौथा दिन है जब हम विस्तार से इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पर चर्चा कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका चौथा भाग क्रियान्वयन को लेकर है और उस पर बहुत ध्यान दिया गया है, बहुत विचार किया गया है और उसकी योजना बताई गई है कि कैसे क्रियान्वयन बेहतर और सुंदर तरीके से किया जा सकता है। कल पांचवां दिन है और अंतिम दिन निरपेक्ष भाव में इन चारों के परे इसमें क्या और बेहतर हो सकता था और क्या बेहतर होना चाहिए भारत के लिए, युवाओं के लिए, भारत के नागरिकों के लिए, भारतीय समाज के लिए, भारत की उज्जवल परंपरा के लिए, भारत के परम वैभव में पहुंचने के लिए, भारत की कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन की दृष्टि से, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की विद्या परंपरा और भारत की प्रज्ञा परंपरा की दृष्टि से क्या अच्छा हो सकता है। प्रज्ञावान, विद्यावान, ज्ञानवान, विज्ञानवान कैसे व्यक्ति होता है, इन सारे के आलोक में कल विस्तार से मैं समापन पर आपसे चर्चा करूंगा और वह हिस्सा इसका एक समेकित, व्यवस्थित, समालोचनात्मक मूल्यांकन होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, जिसको कल शाम 9 बजे मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो चौथा भाग है और अंतिम भाग है क्रियान्वयन का, उस क्रियान्वयन के पक्ष पर मैं आपसे अपना दृष्टिकोण और विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्रियान्वयन को लेकर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण और उचित हैं, युक्ति संगत हैं, तर्क संगत हैं और व्यावहारिक भी हैं। पहला है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण करना, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का एक तरह से पुनर्गठन करना, जीर्णोद्धार करना और उसको व्यवस्थित स्वरूप में ले आना इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का परम उद्देश्य और कार्य है। उसके अंतर्गत करना क्या है वह भी इसमें बताया गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत और व्यक्तिगत स्तर पर एक दीर्घकालिक विजन, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता और संबंधित लोगों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। जो लोग इससे किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हैं, अधिगम और शिक्षा पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह वांछनीय होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के रूप में पुनर्नामित किया जाए। आप जानते हैं कि 1986 में भारत में जो सरकार थी उसने शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। जैसा दुनिया में लोगों की यह मान्यता है कि मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, जबकि यह मान्यता वास्तविक अर्थों में सही नहीं है। 6 प्रकार के संसाधन दुनिया में माने जाते हैं। एक संसाधन है खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, जल संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन और वनस्पति संसाधन, वन संसाधन। दुनिया के लोगों द्वारा और भारत में 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नई शिक्षा नीति लागू की गई उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो भारत के शिक्षा मंत्रालय को बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया, जो कि युक्ति संगत और समीचीन नहीं था और इस कारण मानव को भी एक संसाधन, रिसोर्स मान लिया गया
उसको यह नहीं समझा गया कि मानव के नाते ही बाकी संसाधन होते हैं और संसाधन की उपयोगिता मनुष्य के कारण ही इस दौर पर प्रमाणित होती है। इसलिए मानव प्रकृति का एक अनमोल उपहार है और वह विवेकवान जीव है, प्राणी है। उसके आलोक में ही कोई संसाधन बनता है या नहीं बनता है, कोई वस्तु मूल्यवान होती है या अमूल्यवान होती है। जैसे किसी चौराहे पर मान लीजिए स्वर्ण का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है और उस स्वर्ण के टुकड़े को कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति, कोई आदमी नहीं देखता, उसकी दृष्टि नहीं पड़ती, तो वो मिट्टी से भी बदतर है, वो कचरा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। कहीं कितना ही मूल्यवान वस्तु, तत्व, पदार्थ है और मनुष्य की दृष्टि नहीं पड़ती तो उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं होता। इस अर्थ में जो मूल्य और महत्व को पहचानने वाला है उसको स्वयं वही वस्तु और तत्व पदार्थ आप मान लेंगे, उसको भी संसाधन मान लेंगे, तो फिर उनमें भेद या अंतर कहां और कैसे रह जाएगा। यानी किसी वस्तु, तत्व, पदार्थ को पहचान कर उसका व्यवस्थित, सुंदर, उपयोगी उपयोग करना यह मनुष्य का कार्य है, वह संसाधन नहीं है। वह उन्हीं के समकक्ष बराबर तराजू पर तौले जाने वाला कोई संसाधन और रिसोर्स नहीं है। इसलिए इस अर्थ में भारत ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी जो लागू किया भारत सरकार ने, उसमें इसका प्रावधान किया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय होगा। यह बड़ा उत्कृष्ट विजन है और उस दृष्टि से मनुष्य के शिक्षा ग्रहण करने के तौर तरीके और व्यवस्था को उपयोग में लाने की योजना रचना बनाने की व्यवस्था की गई है। दूसरा, क्रियान्वयन के स्तर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वित्त पोषण। यानी जो इन्वेस्टमेंट है अवस्थापनात्मक सुविधाओं के स्तर पर, वेतन आदि देने के स्तर पर, छात्रों को पारितोषिक देने के स्तर पर, उनको पुरस्कार देने के स्तर पर, उनको स्कॉलरशिप देने के स्तर पर, ये सारे स्तरों पर जो कार्य होना है उसके लिए वित्त पोषण की समुचित, सुंदर, योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करना इसके क्रियान्वयन का एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी प्रश्न है। और उसके अंदर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहती है कि यह नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय निवेश के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि समाज के भविष्य हेतु युवाओं के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा से बेहतर कोई निवेश नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय कभी भी सरकारी खर्च, कभी भी कुल सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक नहीं पहुंच पाया है, जिसकी 1968 की शिक्षा नीति में अनुशंसा की गई थी और जिसकी 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में नीति की समीक्षा में दोहराया गया था। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जीडीपी बजटीय व्यय आवंटन 2017-18 के विश्लेषण के अनुसार 4.43% के आसपास है और सरकारी व्यय का केवल 10% शिक्षा पर व्यय किया जाता है। यह आंकड़ा अधिकांश शिक्षित एवं विकासशील देशों से काफी कम है। वित्त पोषण को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाता है, उसको लेकर यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत स्पष्ट और बहुत पारदर्शी बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है मुख्यतः बुनियादी सुविधाओं एवं संसाधन संबंधी एकमुश्त खर्चों के अलावा यह नीति एक शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए वित्त पोषण हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षेत्रों की पहचान करती है जिन पर जोर दिया जाना चाहिए। वे पहचान करने वाले चीजें क्या हैं? उसमें है
कि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, पढ़ने लिखने और गणना करने की बुनियादी क्षमता सुनिश्चित करना चाहिए प्रत्येक बालक में, प्रत्येक प्रौढ़ में, प्रत्येक नागरिक में। नेक्स्ट है, सभी स्कूल कॉम्प्लेक्सों क्लस्टरों के लिए पर्याप्त और उपयुक्त यानी उचित संसाधन होने चाहिए। अगला है, भोजन एवं पोषण मुहैया कराना, नाश्ता एवं मध्याह्न भोजन आदि की भी व्यवस्था करना चाहिए। कल इसके बहुत सारे नकारात्मक बातों की भी मैं समापन पर चर्चा करूंगा, लेकिन आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए मुद्दे और जरूरी बातें हैं उनकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। अगला है, शिक्षक शिक्षा और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश, उत्कृष्टता को पोषित करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सुधार, शोध का विकास और प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक, बेहतर और सुंदर उपयोग। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य योजना है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि यह नीति शिक्षा क्षेत्र में निजी परोपकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने और समर्थन करने की अनुशंसा करती है। विशेष रूप से बजटीय समर्थन के अतिरिक्त जो अन्यथा उन्हें प्रावधान किया गया होता है, कोई भी सार्वजनिक संस्थान शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने के लिए निजी परोपकारी धन जुटाने की दिशा में पहल कर सकता है। स्वयं से वो संसाधन यदि जुटाना चाहता है, कोई सहयोग देना चाहता है, तो उसको सहयोग लेने के लिए वो स्वतंत्र है। सहयोग लेकर अपना बेहतर उपाय और योजना रचना वो सुनिश्चित कर सकता है। इस शिक्षा प्रणाली में जो सबसे क्रियान्वयन को लेकर जरूरी बात कही गई है, उस दिशा में हमको अगर विचार करना हो तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है क्रियान्वयन के स्तर पर कि किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, उसके क्रियान्वयन, उसके लागू करने पर निर्भर करती है। ऐसे क्रियान्वयन के लिए कई निकायों द्वारा समन्वित एवं व्यवस्थित तरीके से बहुत ही विस्तार से और व्यवस्थित पहल करनी होगी और कई कदम उठाने की जरूरत होगी। इसलिए इस नीति के क्रियान्वयन को अनेक निकायों, जिनमें MHRD यानी शिक्षा मंत्रालय, कैब यानी केंद्र एवं राज्य सरकारें, शिक्षा संबंधी मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग, बोर्ड्स, NTA, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षा के नियामक निकाय, NCERT, SCERT, स्कूल एवं उच्चतर शिक्षण संस्थान शामिल हैं, के द्वारा शिक्षा में शामिल सभी निकायों में योजना को लेकर आपसी समन्वयन व तालमेल के माध्यम से इसके भाव एवं प्रयोजन अनुसार सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रदान किया जाएगा। यानी योजना बनाई जाए, यानी इसका सफल और व्यवस्थित क्रियान्वयन हो, इस दृष्टि से भी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक और व्यवस्थित प्रावधान है। यह शिक्षा नीति कहती है कि इसमें अनेक मार्गदर्शक संकेत होंगे, किसको कैसे क्या करना है। नीति की भावना और प्रयोजन क्रियान्वयन हेतु सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा, नीतिगत पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है सभी स्टेक होल्डर्स का, क्योंकि नीति के प्रत्येक बिंदु में अनेक कदम हैं और प्रत्येक चरण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह अगले चरण के क्रियान्वयन का आधार बनता है। प्राथमिकीकरण द्वारा काम को एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से किया जाना संभव होगा जिसमें सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्य पहले किए जाएं,
ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। चौथा, क्रियान्वयन की व्यापकता महत्वपूर्ण होगी। यह नीति एवं व्यापक नजरिया समग्रता रखती है जिसके अवयव आपस में जुड़े हुए हैं, अतः टुकड़ों में प्रयास करने के बजाय समग्र दृष्टिकोण रखते हुए क्रियान्वयन करने से ही वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, अतः इसमें केंद्र और राज्यों के बीच सावधानी पूर्वक योजना निर्माण, संयुक्त निगरानी और समन्वयन पूर्ण क्रियान्वयन की जरूरत होगी। संतोषजनक निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों को समय से जुटाना अहम बिंदु होगा। आखिर में क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा सभी पहलुओं को एक दूसरे से प्रभावी जुड़ाव को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जरूरी होगी। इसमें कुछ ऐसे कार्यों में निवेश शामिल है, उदाहरण के लिए प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा का बुनियादी ढांचा, जो न सिर्फ एक मजबूत नींव बनाने की दृष्टि से जरूरी है बल्कि भावी कार्यक्रमों और कार्यों के बाधा रहित संचालन के लिए भी आवश्यक है। संबद्ध मंत्रालयों के समन्वय से एवं उनसे परामर्श करके केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विषयवार क्रियान्वयन विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा, जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्यों द्वारा निर्दिष्ट टीमों के द्वारा प्रत्येक क्रियान्वयन बिंदु के लिए रखे गए लक्ष्यों के अनुसार नीति की प्रतिवर्ष संयुक्त समीक्षा की जाएगी और कैब के साथ वह साझा की जाएगी। 2030-40 के दशक तक संपूर्ण नीति क्रियान्वयन अवस्था में आ चुकी होगी और उसके बाद एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर जो स्कूली शिक्षा है यानी 12वीं तक की शिक्षा है, उसको एक अलग व्यवस्थित स्वरूप में रखकर विचार किया गया है और वह विचार इस आधार पर किया गया है कि 1 से 3 वर्ष की आयु तक के बालक की मन स्थिति अलग होती है, 3 से 8 वर्ष तक के बालक की मन स्थिति अलग होती है, 8 से 11 वर्ष तक के बालक की मन स्थिति अलग होती है, 11 से 14 वर्ष तक के बालक की मन स्थिति अलग होती है, 14 से 18 वर्ष तक के बालक की मन स्थिति अलग होती है। इस दृष्टि से बहुत समेकित और विस्तृत विचार की 18 से ऊपर जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, विज्ञान की शिक्षा हो, कृषि की शिक्षा हो, चिकित्सा की शिक्षा हो, तकनीक की शिक्षा हो, परंपरागत शिक्षा हो, इन सभी शिक्षा के विविध आयामों को विभिन्न स्तरों पर, स्नातक स्तर पर, उच्च स्नातकोत्तर स्तर पर, शोध के स्तर पर, उसके आपसी समन्वयन और विचार विनिमय के स्तर पर, संसाधनों के आदान प्रदान के स्तर पर, सहयोग के स्तर पर, समन्वयन के स्तर पर इस शिक्षा नीति में विस्तार से चर्चा वार्ता की गई है। इस शिक्षा नीति में तीसरे चरण में अन्य केंद्रीय और जरूरी मुद्दे और विषयों को, जैसे व्यावसायिक शिक्षा, जैसे प्रौढ़ सतत प्रसार शिक्षा, जैसे दूरस्थ शिक्षा आदि विषयों को भी बहुत गंभीरता से माना गया है और उसके लिए यह भी जरूरी बताया गया है कि इस तरह की शिक्षा में हम प्रोफेशनलिज्म, यानी जिसको आप कहते हैं कि हम बहुत ही व्यावसायिक तरीके से कार्य करने के आदी बनेंगे, उसके साथ यह प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है कि उसके साथ साथ हमको मानवीय मूल्यों के प्रति, संस्कारों के प्रति, नैतिकता के प्रति भी व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना अपरिहार्य होगा। प्रौढ़ शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए ज्ञान के स्तर पर, प्रमाण पत्र के स्तर पर, प्रशिक्षण के स्तर पर और साक्षर होने के स्तर पर, सभी स्तरों पर उनको व्यवस्थित और सुंदर सुविधा और वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। चौथे स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर भी
बहुत सारी बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई हैं जिसकी आज मैंने आपसे चर्चा किया। लेकिन शुरू से लेकर अब तक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न विषय, विभिन्न बिंदु, विभिन्न बातें चर्चा वार्ता की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और संशोधित शिक्षा नीति 1992 का हवाला देते हुए उनके बहुत सारे बातों का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया है। इन सब के आलोक में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और क्या रह गया है शेष, उन जो योजनाएं बनाई गई हैं उन योजनाओं को लागू करने में क्या दिक्कतें, क्या परेशानी, क्या व्यावहारिक समस्याएं हैं, उन बातों को और किन स्तरों पर लागू कर पाना उनको ठीक ठीक संभव नहीं है, उन स्तर पर राष्ट्र शिक्षा को लेकर हमारा दृष्टिकोण क्या हो वास्तविक अर्थों में, उस विषय को लेकर और उस दृष्टिकोण के कितने भाग, कितने उपभाग, कितनी बातें हों, उस विषय को लेकर कल हम आपसे समापन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समीक्षात्मक, व्यवस्थित और विस्तृत वार्ता और चिंतन मनन करेंगे। आज इस अवसर पर इतनी ही बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर। कल हम विस्तार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निरपेक्ष भाव से और एक तरह से समालोचनात्मक ढंग से हम विस्तार से उसकी आपसे चर्चा करने के लिए शाम 9 बजे इसी अपने फेसबुक लाइव कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आप सब जुड़कर सुनेंगे, निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। इसके वित्तीय पक्ष को लेकर, योजनाओं को क्रियान्वयन के स्तर पर लेकर, इसके नौकरशाही को लेकर, अध्यापकों की स्थिति को लेकर, छात्रों की स्थिति को लेकर, निजीकरण को लेकर, अन्य बहुत सारे जो सवाल, विषय, मुद्दे हैं उनकी हम आपसे सविस्तार कल चर्चा करेंगे समापन कार्यक्रम में। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बिंदुवार उसमें दिए गए जो विषय हैं उन विषयों की हमने यथासंभव चर्चा आप सबसे किया है। कल हम 9 बजे पुनः आपसे और विस्तृत चर्चा के लिए अपने इसी फेसबुक लाइव पर उपस्थित रहेंगे। आप हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, फॉलो करके जुड़कर बातें सुन सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं, चर्चा वार्ता कर सकते हैं और हमारे नाम से, कौस्तुभ नारायण मिश्र नाम से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके उससे भी जुड़कर हमसे जुड़े वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। आज इस अवसर पर इतना ही निवेदन करते हुए आपसे मैं विदा लेता हूं। कल पुनः आपके लिए उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार सभी को।